स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम भारत के शासन और उसके पीछे के असली दर्शन की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम सिर्फ कुछ कानूनी पन्नों को नहीं पलटने वाले, बल्कि उन एकदम कोर आइडियाज़ को समझेंगे जिन्होंने दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को आकार दिया है। मतलब हम ये डिकोड करेंगे कि हमारा संविधान सिर्फ एक बोरिंग रूल बुक नहीं है, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ दस्तावेज है। चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इन बेहद दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एकदम क्लियर कर देता है कि इस देश में असली बॉस कौन है, यहाँ के नागरिक। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान किसी बाहरी ताकत ने हम पर थोपा नहीं है, बल्कि भारत के लोगों ने खुद अपने प्रतिनिधियों के जरिए इसे बनाया है। तो बेसिकली सत्ता की असली चाबी सीधे जनता के हाथों में है ना कमाल की बात। अब किसी भी लिखित संविधान के लिए शुरुआत में एक प्रस्तावना या प्रियम्बल होना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक पुरानी परंपरा है। लेकिन भारत के मामले में ये सिर्फ एक परंपरा से कहीं बढ़कर है। ये पूरे के पूरे संविधान का एक परफेक्ट समरी और दर्शन है। सच कहें तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये हमें पूरे दस्तावेज का एक बर्ड्स आई व्यू देता है। मतलब अगर आपको जानना है कि संविधान के अंदर क्या विजन है, तो बस इसकी प्रस्तावना पढ़ लीजिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं? हमारा ये एक्सप्लेनर एक जूम इन जूम आउट रोडमैप की तरह होगा। हम सबसे पहले संविधान की इस आत्मा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये सच में कोई लागू करने योग्य कानून है। उसके बाद हम प्रस्तावना के इकलौते संशोधन, पूंजीवाद बनाम समाजवाद की डिबेट, भारत के अपने खास लोकतांत्रिक समाजवाद और आखिर में आज के उदारीकरण के दौर में समाजवाद की क्या स्थिति है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आत्मा में यानी हमारी प्रस्तावना में आखिर कौन से आदर्श और आकांक्षाएं छिपी हैं। इस ऐतिहासिक टेक्स्ट में भारत के लोगों से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक वादे किए गए हैं। हम प्रस्तावना को दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, आदर्श और आकांक्षाएं। आदर्श यानी हमारे आइडियल्स हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्र। और हमारी आकांक्षाएं यानी एस्पिरेशंस हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता। यहाँ एक शब्द जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए वो है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। ये सीधे तौर पर उस सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है जो भारत ने 15 अगस्त 1947 को हासिल की थी। मतलब उस दिन से हम अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो गए। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। ये सब सुनने में तो बहुत फिलोसॉफिकल और अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में कोई लागू करने योग्य कानून है? क्या हम इस दार्शनिक आत्मा को सच में कोर्ट में ले जा सकते हैं? ये टाइमलाइन देखिए। ये हमें सुप्रीम कोर्ट के रुख में आए एक बहुत ही फैसिनेटिंग बदलाव की कहानी बताती है। 1960 में रे बेरोबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर कहानी पलटी 1973 के हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजरिया बदला और डिक्लेयर किया कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। और 1995 के LIC केस में तो कोर्ट ने इस बात को और भी मजबूती से कंफर्म कर दिया। तो मॉडर्न व्यू पुराने वाले से अलग कैसे है? आज की रियलिटी थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव है। आज प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और इसके बाकी हिस्सों की व्याख्या करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, आप आज भी इसे सीधे तौर पर कोर्ट में लागू या इन्फोर्स नहीं करवा सकते। मतलब ये सरकार को कोई सीधी पावर नहीं देता, बल्कि ये एक गाइडिंग लाइट है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो सही रास्ता दिखाता है। चलिए अब अपना लेंस थोड़ा और जूम इन करते हैं और उस इकलौते पल की बात करते हैं जब इस प्रस्तावना में कोई बदलाव किया गया। ये बदलाव आया था 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए। ओरिजिनल प्रस्तावना में जो शब्द थे वो थे संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य और एकता। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद 3 बिल्कुल नए शब्द इसमें जोड़े गए। ये थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब इनमें से जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है समाजवादी या सोशलिस्ट, और यहीं से शुरू होती है हमारी आगे की एक गहरी फिलोसॉफिकल जर्नी। इस समाजवाद शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ा गियर शिफ्ट करना होगा और देखना होगा कि इतिहास में ये विचारधारा आखिर किस सिस्टम के जवाब में खड़ी हुई थी। और वो सिस्टम था 17वीं शताब्दी का पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म।
इन दोनों का कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पूंजीवाद टिका था इंडिविजुअल ओनरशिप और एडम स्मिथ के लेज़ेस फेयर यानी अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर। इसका सीधा सा मतलब था कि स्टेट यानी सरकार का काम सिर्फ पुलिसिंग करना है, इकोनॉमी में दखल देना नहीं। इसे एक मिनिमल स्टेट माना जाता था। लेकिन हुआ क्या, इस अनियंत्रित आज़ादी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मजदूरों का भयानक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इसी एक्सप्लॉयटेशन के जवाब में पैदा हुआ समाजवाद। इसका मॉडल एकदम अलग था। यहाँ उत्पादन के साधनों पर स्टेट का कंट्रोल होता है और रिसोर्सेज इस बेसिस पर बनते हैं कि इंसान कैसा काम करता है। इस पूरी सिचुएशन को कार्ल मार्क्स ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाया। उनकी थियरी थी कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन एक दिन अपने पीक पर पहुंच जाएगा, और जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तो एक क्रांति होगी, एक रेवोल्यूशन आएगा। इस रेवोल्यूशन में पूंजीपतियों को उघाड़ फेंका जाएगा और फाइनली समाजवाद की स्थापना होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्क्स के नजरिए में समाजवाद कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। यह बस एक बीच का रास्ता था, एक ट्रांजिशनरी फेज। समाजवाद, जहां स्टेट का कंट्रोल है और चीजें काम के अनुसार मिलते हैं, वो आगे चलकर साम्यवाद यानी कम्युनिज्म में बदल जाएगा। कम्युनिज्म क्या है? ये एक ऐसा समाज है जहां कोई स्टेट नहीं है, कोई क्लास नहीं है, सब कुछ कम्युनिटी का है और हर इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ सोर्स मटेरियल से निकला एक बहुत ही सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट आता है। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी भी एक राज्यविहीन समाज यानी स्टेटलेस सोसाइटी के फेवर में थे? बिल्कुल। इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उन्हें एक अराजकतावादी या एनार्किस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर या फोर्स हो। है ना एक ऐसा फैक्ट जो हमारी नॉर्मल सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देता है? तो दुनिया भर में चल रही इन बड़ी बड़ी थियरीज के बीच भारत ने क्या किया? आइए वापस अपने देश की तरफ जूम आउट करते हैं। भारत ने इन ग्लोबल आइडियाज को अपने तरीके से ढाला और चुना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता। हमने ना तो अंधाधुंध पूंजीवाद अपनाया और ना ही मार्क्स वाली हिंसक क्रांति। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद का रास्ता चुना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें समाजवाद के गोल्स तो अचीव करने हैं, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, लेकिन किसी खूनी क्रांति से नहीं, बल्कि शांति से, पार्लियामेंट में कानून बनाकर, जमींदारी प्रथा को खत्म करना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना इसी डेमोक्रेटिक तरीके के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन फिर समय बदला और आया 1991 के बाद का दौर। उदारीकरण के इस युग में हमारा समाजवाद जिंदा है या विकसित हो गया है? 1991 में जब हमने इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोले, लिबरलाइजेशन आया, तो एक जनरल परसेप्शन बन गया कि अब स्टेट का रोल कम हो रहा है। यह हमें सोर्स मटेरियल से सीधे तौर पर उठने वाले एक बहुत ही तीखे सवाल पर ले आता है। क्या आज के इस फ्री मार्केट और प्राइवेटाइजेशन के ज़माने में हमारी प्रस्तावना का वो समाजवाद का आदर्श इररिलेवेंट हो गया है? देखिए, ये बात तो सच है कि उदारीकरण ने विकास का एक बहुत ही अनइवन मॉडल खड़ा किया। आप इसे ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। एक तरफ है हमारा जगमगाता ब्लू कॉरिडोर। ये वो डेवलप्ड एरियाज हैं जहां खूब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ है रेड कॉरिडोर, वो इलाके जो कॉन्फ्लिक्ट और नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, मणिपुर या नागालैंड के हिस्से। ये इलाके इस विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। ये गैप आज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि क्या सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं? बिल्कुल नहीं। स्टेट वेलफेयर आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भले ही इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, लेकिन गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी दिक्कतें अभी भी हैं। बस फर्क इतना है कि अब सोल्यूशन का तरीका थोड़ा इवॉल्व हो गया है। अब सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन वेलफेयर के कामों में साथ ले रही है, और साथ ही लेबर एक्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों के जरिए एक मजबूत शील्ड भी दे रही है, ताकि आम आदमी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ कंक्लूड करते हैं। हमारे संविधान की आत्मा ने हमें लोकतांत्रिक समाजवाद का एक डायनामिक रास्ता दिखाया है, लेकिन क्या कोई भी देश सच में फ्री मार्केट के इस रॉ सुपरफास्ट इंजन और एक कल्याणकारी राज्य की उस प्रोटेक्टिव शील्ड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकता है? क्या यही बैलेंस हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का असली फ्यूचर है? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ इस दार्शनिक और कानूनी सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।